तो ये जो रिफ्रैक्शन की घटना घट रही है, हो रही है, वो किस मीडियम की वजह से हो रही है? मीडियम 1 की वजह से या मीडियम 2 की वजह से? हमेशा ये बात याद रखना कि रिफ्रैक्शन की घटना हमेशा और हमेशा सेकंड मीडियम की वजह से होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इंडिकेट करता है कि उस मीडियम में लाइट को बेंड करने का कितना एबिलिटी है, वो कितना ज़्यादा या कितना कम लाइट को बेंड कर रहा है। गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे बाबू? रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन आप लोग देख चुके थे। रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उससे रिलेटेड रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे डेली लाइफ में कितने सारे फिनोमेना होते हैं, वो सब आप लोग पढ़ चुके थे। उसका डिस्कशन हमने कर दिया था। तो आज हम लोग को पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में आपने देखा कि लाइट किसी सरफेस से टकरा करके वापस आ रही है, और मैंने रिफ्रैक्शन में बताया कि लाइट एक मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में इन हो जाती है। जैसे अगर एयर से आ रही है तो वो कहाँ चली जाती है बाबू? वाटर में। वाटर से ग्लास को हमने लाइट में भी प्रोपेगेट करके आपको बताया था, वहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होता है। मैंने बताया था जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तब उसका बेंडिंग होता है, उसके पाथ में डेविएशन होता है। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तब उसके पाथ का डेविएशन होता है। हमने ये पढ़ा था जब रेयरर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसका बेंडिंग किधर होता है? नॉर्मल की तरफ। और जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होता है बाबू? उसका रिफ्रैक्शन किधर होता है, उसका बेंडिंग किधर होता है? नॉर्मल से दूर। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके कुछ फेनोमेना को भी हमने डिस्कस किया था पिछले 2 क्लासेस में। अब हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है बाबू? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन की तरह रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। Point of incidence all lie in the same plane। बिल्कुल रिफ्लेक्शन के लॉ से मिलता जुलता है। रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पर क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये था। लेकिन देखो दूसरा जो हमने पढ़ा था, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने जो दूसरा लॉ पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पढ़ा था ना? लेकिन क्या यहाँ हो सकता है वैसा? चलो इसको हम लोग देखते हैं। याद करो जब मैंने आपको बताया था ये वाटर है और इसमें कोई रे ऑफ लाइट ऐसे पास कर रही है, इंक्लाइन। देखो हमने एक चीज और बताया था कि जब मीडियम इंटरफेस पर रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट हो। रे ऑफ लाइट कैसे इंसिडेंट होगा वो? ऑब्लिकली। अगर नॉर्मली होगी तो विदाउट डेविएशन वो मीडियम को पार कर जाएगी, एक मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में चली जाएगी। लेकिन जब ऑब्लिकली हो तो क्या होता है? ऐसे रे ऑफ लाइट आई, ठीक है ना? और इसका सुनो, इसको तो सुनो, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। ये हमारा क्या है? वाटर है, H2O है, और ये एयर है। ओके, तो यहाँ देखो ये हमारा पॉइंट हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इस पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, ये रेयरर मीडियम था और ये डेंसर मीडियम था। लाइट का बेंडिंग किधर हुआ? ऐसे नॉर्मल की तरफ हुआ ना? हुआ। तो आप देखो यहाँ कभी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे बाबू? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हम इसको बोलेंगे? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसको बोलेंगे? देखो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको बोलेंगे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे ना। तो क्या यहाँ पर ये दोनों एंगल कभी भी इक्वल हो सकता है? नहीं ना। तो रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? तो देखो दूसरा लॉ कहता है साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जनरली हम इस कांस्टेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसी म्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि बाबू ये बता दो कि रिफ्रैक्शन की जो भी घटना हो रही है वो कौन से मीडियम की वजह से हो रही है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हमारे पास दो मीडियम है, क्योंकि जब दो मीडियम होगा तभी रिफ्रैक्शन की घटना घटेगी, मीडियम 1 और मीडियम 2। तो ये जो रिफ्रैक्शन की घटना हो रही है वो किस मीडियम की वजह से हो रही है? मीडियम 1 की वजह से या मीडियम 2 की वजह से? मीडियम 2 की वजह से, राइट आंसर। ओके, तो देखो ये जो लॉ है इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है, स्नेल्स लॉ कहते हैं। और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझे? तो समझो, तो सुनो, अब यहां पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता है कि जब हमारा लाइट, जो हमने रे ऑफ लाइट ले रखा है, जब वो एयर को पास करके किसी और मीडियम में इन करता है, ठीक है ना, इन करता है, तब हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। जैसे यहाँ पर देखो एयर और वाटर है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखेंगे, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर एयर के बजाय हम कोई और मीडियम ले लें, फर्स्ट मीडियम को हम वाटर रखें और दूसरे मीडियम को हम ग्लास ले लें, तो उस कंडीशन में सर हम क्या कहेंगे? तो उस कंडीशन में बाबू हम वहाँ पर एक अलग टर्म को आइडेंटिफाई करें, एक अलग टर्म को हम डिफाइन करेंगे और उसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो याद रहेगा। तो देखो जब भी हम फर्स्ट मीडियम को एयर लेंगे और सेकंड में एयर या वैक्यूम, या तो एयर लें या तो वैक्यूम लें, तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल करके आएगा उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर हमने फर्स्ट मीडियम को एयर न लेकर के या वैक्यूम न लेकर के कुछ और ले लिया, जैसे कि वाटर ले लिया और सेकंड मीडियम हमने ग्लास ले लिया, तो भी तो वहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। तो उस रिफ्रैक्शन को, ठीक है, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, अगर हमने पहला मीडियम ग्लास ले लिया, दूसरा मीडियम वाटर ले लिया, तो क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्योंकि हमेशा याद रखना रिफ्रैक्शन की घटना जो भी होगी वो सेकंड मीडियम की वजह से घटती है। समझे? बात समझे ना? तो आपको फर्क समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर एयर लिया फर्स्ट मीडियम, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सिंपल कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। पहला मीडियम हमने एयर लिया, दूसरा मीडियम हमने ग्लास लिया, तो क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। लेकिन अगर इसको कुछ इस तरह से बोलते हैं, पहला मीडियम हमारा वाटर है, दूसरा मीडियम हमारा ग्लास है, तो क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बात समझे ना? समझे ना? तो ये था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसके बाद वाला हमने पढ़ाया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सुनो, इस लॉ को एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को डिस्कवर किया था और उनका नाम था स्नेल।
स्नेल, और इसलिए इस लॉ को हम स्नेल्स का लॉ भी कहते हैं, लॉ स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्नेल्स लॉ। ओके, तो चलो अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। यहाँ पर हम एयर और वाटर को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, ये जो फर्स्ट मीडियम है ये हमारा है मीडियम 1 एंड दिस वन इज मीडियम 2। दिस वन इज मीडियम 2। तो देखो अगर ये फर्स्ट मीडियम एयर और वैक्यूम को छोड़ के कोई और हो जाए, एयर और वैक्यूम को छोड़ के कोई हो जाए, यानी कि इफ द फर्स्ट मीडियम इज अदर देन एयर एंड वैक्यूम। ओके, और दूसरा मीडियम हमारा कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझे ना? हमेशा ये बात याद रखना कि रिफ्रैक्शन की घटना हमेशा और हमेशा सेकंड मीडियम की वजह से होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या आपने इस पर गौर किया? क्योंकि देखो अगर लाइट सिर्फ एयर में ही प्रोपेगेट करता तो उसका स्पीड कहीं भी चेंज नहीं होता। ठीक है, बात समझे ना? और अगर लाइट वाटर में प्रोपेगेट करता तब भी उसका स्पीड चेंज नहीं होता। रिफ्रैक्शन की घटना तो लाइट के स्पीड में आने वाले चेंजिंग की वजह से होता है ना, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो समझो, तो यहाँ पर लाइट आया, एयर से लाइट आया और सडनली वो वाटर के सरफेस पर पड़ा, तो उसने क्या किया, इसमें कुछ और स्पीड था एयर में और वाटर में कुछ और था। तो वाटर में सडनली उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड जो है बदल गया, जिसकी वजह से वो डेविएशन आया। समझे ना? और तब रिफ्रैक्शन की घटना घटी, यानी कि रिफ्रैक्शन को जनरेट कौन किया? सेकेंड मीडियम। उसी तरह से अगर यहाँ पर हम एयर ले लेते हैं, यहाँ पर ग्लास ले लेते हैं, तो क्या होगा? ग्लास की वजह से रिफ्रैक्शन होगा। बात समझे ना? तो इस तरह से जब हम लोग क्या करेंगे बाबू, अदर देन एयर एंड वैक्यूम लेंगे मीडियम 1 को, तो हमारा क्या होगा, वहां पर एक टर्म यूज करेंगे जिसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ठीक है ना? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे नोटिफाई करेंगे? जैसा कि मैंने बताया, रिफ्रैक्शन को हम जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। आपके बुक में एन भी लिखा हुआ, तो खैर ये कांस्टेंट है, आप एन लो या म्यू लो, डजेंट मैटर। ओके, तो सुनो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नोटिफाई करने का बहुत सारा तरीका होता है, और वो तरीका क्या क्या होता है मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। ओके, तो देखो ये म्यू है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमने यहाँ पर 1 और 2 लिखा, या फिर हमने क्या किया, म्यू यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 लिखा, या फिर हमने क्या किया, म्यू यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 लिखा, या फिर हमने ऐसा कुछ किया, म्यू यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमने 2 लिखा। ये 4 तरीके होते हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर 2 और 1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है आप समझो। इसका मीनिंग है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इन सब का मतलब वही होता है। ठीक है ना? आप देखो ये लिखते समय आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि म्यू के जस्ट बगल में आपको 2 लिखना है, म्यू के जस्ट बगल में 2 लिखना है, म्यू के जस्ट बगल में, म्यू के जस्ट बगल में। ठीक है? तो देखो 1 का पोजीशन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है।
इस तरह इन चारों तरीके से हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नोटिफाई करते हैं। ओके, तो देखो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंबल में नोटिफाई करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। ओके, तो अब देखो अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा लिखा, चलो यहाँ लिख देता हूँ म्यू, और यहाँ पर मैंने लिखा, क्या यहाँ पर हम एयर लिख सकते हैं? इसमें नहीं, क्योंकि एयर लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा बुआ, यहाँ पर हमने लिखा W फॉर वाटर और G फॉर ग्लास। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। और अगर हमने ऐसा, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर पूरा कंप्लीट वाटर लिखते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कंप्लीट ग्लास लिखते हैं। तो इस चीज़ को हम इस तरह भी नोटिफाई कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर हम वाटर लिखेंगे और यहाँ पर हमें क्या लिखा ग्लास। फिर अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा बुआ, वाटर, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, ग्लास, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं म्यू, यहाँ पर वाटर और यहाँ पर ग्लास, इन सब का मीनिंग क्या सेम होगा, है ना। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हमने पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, और हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है ये भी हम लोग को समझ लेना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इंडिकेट करता है कि उस मीडियम में लाइट को बेंड करने का कितना एबिलिटी है, वो कितना ज़्यादा या कितना कम लाइट को बेंड कर रहा है। बेंड कर रहा है यानी कि मोड़ रहा है, उसके पाथ में डेविएशन ला रहा है। ठीक है ना, तो इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं कल अगले क्लास में। ओके।